राजा दाहिर का सामरिक और रण कौशलता, कूटनीति, इसके संदर्भ में। पर इससे पहले मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि आज जैसा कि ये बार बार ये अपना जो समिति है ये इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य कि हमें इतिहास की सही जानकारी हमें होनी चाहिए। और इतिहास की सही जानकारी इसलिए आवश्यक है, जैसा अभी लखा साहब ने भी कहा कि जब तक सही इतिहास की जानकारी नहीं होगी हम हमारा जो भविष्य है उसको कैसे सुधार सकेंगे। इसलिए आज से 2000 काफी हजारों वर्ष पूर्व चाणक्य ने कहा था कि जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है उस देश का भूगोल परिवर्तित हो जाता है, वह राष्ट्र जो है देशों में विभक्त हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे इतिहास को जाने। और इतिहास निश्चित रूप से वह अतीत का दर्पण है जिसमें झांककर हम हमारे महापुरुषों के कृतित्व और व्यक्तित्व के द्वारा आगे भविष्य में सोच सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और हमारे देश में अभी भी, जैसे लखावत जी ने बताया, हमारे देश में बहुत सारी विदेशी आक्रांता है, शक है, हूण है, कुषाण है, न जाने कितने आक्रांतों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और उन्होंने हमारे मान बिंदु पर आक्रमण किया। यह महत्वपूर्ण है। और जब मान बिंदु पर आक्रमण किया तो ऐसा लगता था कि हमारा तो इतिहास ही नहीं था। कहा गया अंग्रेजों ने कि इट इज नॉट ए नेशन, इट इज नेशन इन बिल्डिंग, इट इज वाइसमैन बर्डन टू एजुकेट इंडियन पीपल। इस प्रकार की बात बार बार हमारे मन और मस्तिष्क में इस प्रकार होने लगी। इसलिए इतिहास की सही जानकारी बहुत आवश्यक है। और जब कभी हम देखते हैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सभ्यता का आपस में कहीं न क्लैश होता है। और सभ्यता का क्लैश जब होता है जब हम धर्म को साम्राज्य और राष्ट्रवाद के उपकरण के रूप में लेते हैं। जब हम धर्म को साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के उपकरण में लेते हैं तब कहीं न कहीं इस प्रकार की समस्या आती है। और हमारे अरब में न जाने कितने विदेशी आक्रांतों ने, अरब आक्रांतों ने आक्रमण किए। उसमें कपिशा, जाबाल, इन्होंने भी इन सिंध आक्रांताओं के आक्रमण का जवाब दिया। निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण बात है कि करीब सिंध के ऊपर 74 वर्षों तक लगातार आक्रमण हुए। और इतिहास के प्रोफेसर साहब बैठे हैं, उनको ज्यादा जानकारी होगी। सिंध पर लगातार 74 वर्षों तक आक्रमण होते रहे और सिंध पर 638 से 711 ईस्वी तक और करीब 15 बार खलीफों के आक्रमण हुए। आप सोचो कि इतने लंबे काल खंड में जब विदेशी आक्रांत हमारे देश के ऊपर आक्रमण करते हैं तो उस समय क्या मनस्थिति होती है। उस मनस्थिति को संभालते हुए राजा दाहिर ने सतत संघर्ष किया। और जब संघर्ष किया तो निश्चित रूप से उसका पथ है आज हमारे सामने। और ये अरब पर बार बार आक्रमण क्यों होते थे? अरब पर आक्रमण इसलिए होते थे कि अरब में आज का जो आधुनिक कराची है उसके बिल्कुल पास में एक पोर्ट है जिसका नाम है देबल पोर्ट। देबल पोर्ट इतना महत्वपूर्ण है कि इसका पूरा का पूरा सिंध का पूरे विश्व से इसका सामरिक महत्व था ही, पर इसका व्यापारिक महत्व था। और इस व्यापारिक महत्व के कारण बार बार सिंध के ऊपर इतने आक्रांत आए। और जब इतने सारे आक्रांत आए तो इन्होंने इस सी पोर्ट के ऊपर आधिपत्य जमाने का प्रयास किया और इसी कारण सारे समुद्री मार्ग से हमारा देश जुड़ जाता था, सिंध जुड़ जाता। अब जैसा कि अभी कंवल प्रकाश जी ने बताया कि ऐसा विश्व का कोई इतिहास नहीं होगा जिसमें राजा दाहिर ने, दाहिर की पत्नी ने, दोनों लड़कियों ने, पुत्रों ने सतत संघर्ष किया। और जब इन्होंने सतत संघर्ष किया तो निश्चित रूप से इनके मन में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान निश्चित रूप से रहा होगा। अब कुछ बात जो मेरा विषय है कि किस प्रकार इनकी जो नीति थी, इनकी सामरिक नीति क्या थी और कूटनीति क्या थी, उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, देबल एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट था और उस महत्वपूर्ण पोर्ट पर बार बार ये अरब आक्रांता आक्रमण करते थे। एक बार अरब का जहाज वहां अपने कार्य के लिए एकत्रित होता है, विश्राम के लिए रुकता है। जब वो विश्राम के लिए रुकता है तो वहां के जो सुरक्षा कर्मी है, वहां के सुरक्षा कर्मी सिंध के जो निवासी थे उन पर आक्रमण करते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं। और उस समय अब देखो, राजा दाहिर का जो भी साम्राज्य था उसमें विकेंद्रीकरण था। तो यहाँ का एक सूबेदार था। जैसे ही वहां के सूबेदार को इसकी सूचना मिलती है, सूबेदार त्वरित गति से सेना का संचालन करता है और सेना का संचालन करने के बाद में वो जो रक्षक थे, वो जो तट के रक्षक थे, उनके साथ मिलकर
अपनी कौशलता का परिचय देता है और अरब के इस आक्रांता को कहीं की मार भगाता है, वहां से उनको जाना पड़ता है। तो ये इसका मतलब सतत वो सतर्क रहने का भी उनका सोच था। दूसरा, जैसे ही ईरान की खलीफा को, ईरान के धर्मगुरु को पता लगता है, उनको हम कहते हैं खलीफा। अब जब उसको पता लगता है, वो तो सिंध पर आक्रमण करने पे काफी समय से वो कोई बहाना ढूंढ रहा था। जब उसको पता लगता है कि अरब ये जो जहाज था उस पर आक्रमण हुआ, इस प्रकार से सेनानियों ने उस पर आक्रमण किया, तो वो एक बहाना ढूंढता है और वो अपने मंत्री हजाज को बुलाता है। हजाज जो है वह आक्रमण की सोचता है, और वह आक्रमण की जब सोचता है तो उस सूचना, आप देखिए सूचना तंत्र कितना, राजा दाहिर के सूबेदार को पता लग जाता है और वह उसी समय ये आक्रांत अब्दुल्ला के नेतृत्व में आता है। और जब अब्दुल्ला के नेतृत्व में आता है तो वहां का जो सूबेदार है वो राजा दाहिर के पुत्र से, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है, राजकुमार जिसका नाम जय शाह था, उसके नेतृत्व में वह लड़ाई करता है और उनको परास्त करता है। ये दूसरा विषय, जो ये सामरिक नीति थी, क्यों बार बार वो सफल हुआ। तीसरा, जैसे ही खलीफा को पता लगता है, उनको धर्मगुरु को पता लगता है, वो आग बबूला हो जाते हैं और बार बार ये प्रयास करते हैं कि किसी तरह से सिंध पर फिर आक्रमण किया जाए। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम ये कूटनीति का सहायता लेता है। काफी समय पूर्व राजा दाहिर ने कुछ लोगों को पनाह दी थी। पनाह में ये कुछ खलीफा थे, मोहम्मद अलाफी था। इतनी इनको पनाह दी, पनाह देने के बाद भी ये लगा कि कहीं न कहीं ये देश के प्रति इनका समर्पण होगा, परंतु मोहम्मद बिन कासिम ने इस खलीफा से संपर्क किया और इस खलीफा से संपर्क करने के साथ इन्होंने युद्ध का प्रयास किया। परंतु आप देखिए, जब युद्ध का प्रयास किया उस समय राजा दाहिर ने क्या किया, कुछ छोटे छोटे प्रांतों में या कुछ छोटे छोटे समूह में हमारे लोग जुड़े हुए थे। आप देखिए कि राजा दाहिर ने गुर्जर है, जाट है, लावाना को पुनः सामाजिक अधिकार देते हुए मुख्य धारा में जोड़ दिया। गुर्जर, जाट, लोहाना को पुनः सामाजिक अधिकार देते हुए सेना में शामिल कर लिया और राष्ट्र के प्रति सभी का योगदान हो, इस प्रकार का उनको संकल्प दिया। दूसरा, जैसा कि भी कंवर प्रकाश जी ने बताया था, इनकी राजकुमारी सूर्य कुमारी परमल सिंध के गांव गांव में जाकर लोगों में जन जागृति करी और राष्ट्र हित में योगदान की इनको सलाह दी। तो ये दूसरा कहीं के सामरिक ये कौशलता है। फिर बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, आक्रांताओं के प्रति भी इनका सॉफ्ट कॉर्नर था। परंतु देवल के सूबेदार, बार बार इसका जिक्र, देवल के सूबेदार ने बौद्ध मत के मानने वाले को ज्ञान बुद्धि से संपर्क किया और कहा कि विदेशी आक्रांता, अरब आक्रांता हमारे देश पर आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। पर इस बौद्ध मत के मानने वाले ये कहते हैं कि नहीं, हम तो आक्रमण, बौद्ध मत में ऐसा नहीं है। तब इसको राजा दाहिर भी और ये सूबेदार भी विश्व बंधुत्व का संदेश देता है और विश्व बंधुत्व का संदेश देने के साथ यह कहता है कि ये समय आपातकाल है, विदेशी आक्रांता हमारे सर पर है, इसलिए विश्व बंधुत्व की भावना को ध्यान में रखते हुए उन आक्रांताओं के से हमें युद्ध करना चाहिए। और फिर उनको याद दिलाया कि इन्हीं अरबों ने मकरान के अंदर बौद्ध मठों का नाश किया था और इस प्रकार उनको राष्ट्र धर्म की याद दिलाता है। तो ये सामरिक इनका इस प्रकार का सोच था। सिंध का ये जो सिंध है, इसकी राजधानी थी अलौर। अलौर के ऊपर भी आक्रमण होता है और अलौर पर जब आक्रमण होता है वही ये अरब के आक्रमण, आपको देखो कितनी इनकी सुंदर रचना थी। जब अलौर पर आक्रमण होता है और देवल के सूबेदार को समाचार मिलता है, देवल का सूबेदार राजा दाहिर को कहता है, राजा दाहिर उस समय सेना का संचालन करता है और राज्य की बागडोर अपनी मातृशक्ति में विश्वास करते हुए अपनी रानी को देखे जाते। तो मातृशक्ति का उस समय भी, तो ये फिर इन प्रकार का सोचे कि वो तो मातृभूमि की रक्षा के लिए हो जा रहे हैं, परंतु बाद में रानी जो है, राजा दाहिर की पत्नी जो है, वह पूरे राज्य की बागडोर संभालती है। और उसी समय युद्ध जब हो रहा है, इनकी दोनों बेटियां राजकुमारी और सूर्यकुमारी, संपूर्ण परिवार का योगदान, जैसे कि भी प्रकाश जी ने बताया, घायलों की, सैनिकों की वह रक्षा करती है।
ये दूसरा है। अब इसको महान योद्धा भी बताया। सिंधी के एक बहुत विद्वान, बड़े विद्वान हुए, सिंधी के विद्वान है पोपटी हीरानंद जी। पोपटी हीरानंद जी ने सिंधी साहित्य पुष्प, एक इनकी पुस्तक है सिंधी साहित्य पुष्प, उसमें राजा दाहिर को महान तीरंदाज बताया है। और उन्होंने बताया कि इतना शक्तिशाली था कि उसका जो वेपन था, जो औजार था, उसको उसको दाहर चक्र कहते थे, और बहुत बड़ी बॉल के जैसा था। उस बॉल को फेंका जाता था और वो आक्रांताओं को परास्त करता था। अब देखो एक और कूटनीति, राजा दाही ने, ये जो मैं कुछ प्रयास करता हूँ, ओकार सिंह जी लखावत की भी एक पुस्तक है, दूसरा चचनामा एक पुस्तक है जो पहले अरबी में लिखी गई, फिर फारसी में लिखी गई, फिर अंग्रेजी में लिखी गई, सिंधी में लिखी गई, और फिर हिंदी में उसका रूपांतरण हुआ। और ये आपस में संवाद के आधार पर था। खलीफा और ये इनके धर्मगुरु का आपस में जो पत्र व्यवहार था, उसके आधार पर लिखी हुई है, और आज भी इतिहास के विद्यार्थी इसको सोर्स किताब के रूप में आते हैं। अब आप देखो उनकी कूटनीति कितनी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने, राजा दाहिर ने कहा है कि राजनीति में कसम का कोई महत्व नहीं होता, राजनीति में कसम को कोई महत्व नहीं होता। कई बार विशेष प्रकार से दुश्मन को गुमराह करने के लिए कार्य किया जाता है, और यही राष्ट्र धर्म है, और राष्ट्र धर्म में इसी प्रकार करना चाहिए, और कभी कभी मान्य मापदंडों से भी इतर जाना चाहिए। तो ये इस प्रकार की एक कूटनीति थी। फिर एकता में सबको बांधना, एकता के सूत्र में सबको बांधना। राजा दाहिर जब ये विदेशी आक्रमण करते हैं, तो छोटे छोटे जो कस्बों में या छोटे छोटे उनमें बटे हुए थे, उन सबको एक साथ आपस में बांधते हैं। तो यह भी महत्वपूर्ण है। और चचनामा में पेज 85 पर एक लिखा हुआ है। अब किस प्रकार आज हम बात करते हैं कि ये जो एम्बेसडर है, ये राजदूत है, उनका सम्मान करना। राजा दाहिर ने भी उनके जो दूत थे उनका सम्मान किया, परंतु राजा दाहिर का जो सूचना तंत्र था कितना मजबूत था, इस बात से जाहिर होता है कि जब ये अरब खलीफा जब आते हैं और खलीफा का दूत जब राजा दाहिर से मिलने आता है, तब आप देखिए कि खलीफा के दूत को क्या सूचना दी जाती है। उसको कहा जाता है कि तुम जब बात करो, सरदारों और मोतबीरों की उपस्थिति में बात करना। सरदारों और मोतबीरों का तो विश्वास पात्र, तुम यदि वो जो उसका दूत आता है अरब के इन खलीफों का, और खलीफा उनको आदेश देता है कि जब तुम बात करो राजा दाहिर से, तो किसके उपस्थित बात करना, सरदारों और विश्वास पात्र मतबूर की उपस्थिति में बात करना। इसका मतलब यह है कि राजा दाहिर के जो भी संवाद करने वाले थे, वो संवाद करने वाले कितने सतर्क थे, कितने होशियार थे, कितने वफादार थे। इससे लगता है कि उनका जो तंत्र है कितना मजबूत था। अब जैसे राजदूत का सम्मान आज पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाता है कि राजदूत का सम्मान करना, और इसी प्रकार एक कासिम एक बार इसको संदेश वाहक भेजता है। जब संदेश वाहक राजा दाहिर के पास जाता है तो उसको दस्तूरी सलाम नहीं करता, दस्तूरी सलाम सम्मान नहीं करता। जब वह सम्मान नहीं करता है, दस्तूरी सलाम नहीं करता है, इस प्रकार एक प्रकार राजा दाहिर का वह अपमान करता है। परंतु राजधर्म या रणनीति को मानते हुए वह उस राजदूत का सम्मान करता है, सम्मान करते हुए उसको वहां अपने पास बिठाता है, वार्तालाप करता है। तो ये राजदूत का सम्मान। फिर जो सामरिक चीजों से जुड़ा है, आज हम आपातकाल में ही कहीं कहीं ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, पर राजा दाहिर ने कहा हमेशा सतर्क रहना। सारे सैनिकों को कहा कि आप सतर्क रहा करो, अरबों की हलचल पर नजर रखिए, और जैसे आपको ऐसा लगे किसी प्रकार का आक्रमण है, तो सबसे पहले उनकी सप्लाई को तोड़ो, उनकी जो फूड सप्लाई है और सूचना तंत्र है, उस सप्लाई को तोड़ो। तो ये भी एक सामरिक उनकी नीति थी। फिर एक और सामरिक, सिंधु नदी के किनारे एक बेट नामक एक बहुत बड़ा किला है। इस किले का सामरिक महत्व है और ये ऊंचे स्थान पर है। राजा दाहिर ने अपने सैनिकों का कि उस बट के ऊपर जो स्थान है उस पर रहकर आप सतर्कता रखो, और संपूर्ण जानकारी जो है वह सारी की सारी जानकारियां इस प्रकार दो। तो अभी भादानी जी बोलेंगे, उसके बाद में समय मिला तो मैं और कुछ जो अच्छे बहुत इतिहासकार है उनके क्या स्टेटमेंट है, उन्होंने राजा दाहिर के संदर्भ में क्या किया,
समय मिलेगा तो उसमें अपनी बात को कहने का प्रयास करूंगा। तो कुल मिला के लगता है कि राजा दाहिर के योगदान को प्रत्येक विद्यार्थी जाने, इतिहास के छात्र जाने, और इस संदर्भ में उनके कारण ही पहला आक्रमण जो था, इस्लामिक आक्रमण, विदेशी आक्रांता का, राजा दाहिर के संपूर्ण परिवार ने उनको विफल किया और अपना योगदान दिया।